इतिहास की सबसे परेशान करने वाली घटनाओं में से एक, अडॉल्फ हिटलर का सत्ता में आना। आखिर ये हुआ कैसे? आज हम इसी की परतें खोलेंगे। कोई लोकतंत्र खुद को ही कैसे खत्म कर सकता है? देखिए, ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है एक खतरनाक कॉकटेल की, जिसमें रणनीति, गहरा संकट और राजनीतिक नाकामियां मिली हुई थीं। और इसी कॉकटेल ने एक पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला दिया। आइए देखते हैं कि ये सब कदम दर कदम कैसे हुआ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले विश्व युद्ध के बाद के जर्मनी से। सोचिए, एक ऐसा देश जो जंग हार चुका है, पूरी तरह टूट चुका है और आर्थिक तबाही और राजनैतिक उथल-पुथल की आग में जल रहा है। और इसी उथल-पुथल भरे माहौल में एक आर्मी वेटरन एडोल्फ हिटलर एक छोटे से राजनीतिक ग्रुप से जुड़ता है और देखते ही देखते अपने जोशीले भाषणों से वो लोगों का ध्यान खींचने लगता है, जो उस मुश्किल वक्त में किसी सहारे की तलाश में थे। तो हिटलर का पहला बड़ा दाव था ताकत के दम पर सत्ता हथियाना। 1923 में उसने कोशिश भी की, जिसे बियर हॉल पुच कहते हैं, पर वो बुरी तरह फेल हो गया और यही नाकामी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई। जेल में देशद्रोह की सजा काटते हुए हिटलर ने अपनी किताब लिखी, माइन कॉम्फ। पर उससे भी ज्यादा जरूरी काम उसने ये किया कि अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल डाली। उसे ये बात साफ समझ आ गई थी कि बंदूक के दम पर सत्ता नहीं मिलेगी। तो जेल से बाहर आकर हिटलर ने एक बिल्कुल नया रास्ता पकड़ा। अब वो क्रांति नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सीढ़ियों पर चढ़कर ही सत्ता तक पहुंचना चाहता था। हालांकि कई सालों तक उसकी ये तरकीब कुछ खास काम नहीं आई। तो पॉइंट ये है कि अब गेम बदल चुका था। नया प्लान था, सिस्टम को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कानूनी तरीके से ही खोखला करना। अब इस कानूनी रास्ते वाली स्ट्रैटेजी को काम करने के लिए चाहिए था एक मौका, एक ऐसा बड़ा संकट जो पूरे देश को हिलाकर रख दे और लोगों को इतना मायूस कर दे कि वो किसी भी कट्टरपंथी विचार को गले लगाने को तैयार हो जाए। और वो मौका आया 1929 में। 1929 की महामंदी, मतलब द ग्रेट डिप्रेशन, जर्मनी पर एक तूफान की तरह टूटी। लाखों लोग सड़कों पर आ गए, बेरोजगार हो गए, चारों तरफ सिर्फ निराशा थी। और यही माहौल नफरत और उग्रवाद के लिए सबसे अच्छी जमीन साबित हुआ। और इस संकट का नतीजा वो सच में हैरान करने वाला था। आप देखिए, सिर्फ 4 साल में नाज़ी पार्टी, जिसे कोई पूछता तक नहीं था, जर्मनी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन गई। एक तरफ नाज़ी पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही थी और दूसरी तरफ उनके विरोधी क्या कर रहे थे? वो आपस में ही लड़ रहे थे। उन्होंने नाज़ी खतरे को बहुत हल्के में लिया और लोकतंत्र को बचाने के लिए कभी एक साथ आ ही नहीं पाए। तो 1932 तक नाज़ी पार्टी सबसे बड़ी तो बन गई, पर सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए वो उनके पास नहीं था। इसका मतलब ये था कि अब असली खेल जनता की वोटों का नहीं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे होने वाली सौदेबाजी का था। और पर्दे के पीछे यही खेल चल रहा था। जर्मनी के पुराने कंजर्वेटिव नेता अपनी चालें चल रहे थे। उन्हें लगा कि वो हिटलर की पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे अपनी कठपुतली बना सकते हैं। उनका प्लान सीधा था, हिटलर को चांसलर बनाओ, उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाओ और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाओ। उन्हें पूरा यकीन था कि एक बार सत्ता में आने के बाद वो हिटलर को कंट्रोल कर लेंगे। और यही उनकी सबसे बड़ी, बल्कि कहें तो जानलेवा भूल थी। और फिर वो दिन आया, 30 जनवरी 1933। एडोल्फ हिटलर ने कानूनी तौर पर जर्मनी के चांसलर की शपथ ली। और इसके बाद जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। लोकतंत्र को खत्म करने का काम बिजली की रफ्तार से शुरू हो गया। अभी उसे चांसलर बने 1 महीना भी नहीं हुआ था कि जर्मनी की संसद राइक्सटाग में आग लग गई। किसने लगाई ये आज भी बहस का मुद्दा है, पर हिटलर ने फौरन इसका इल्जाम कम्युनिस्टों पर डाल दिया और इसे एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया। इस आग के तुरंत बाद राइक्सटाग फायर डिक्री नाम का एक आदेश जारी हुआ। असल में इस एक आदेश ने जर्मनी के लोगों के सारे बुनियादी अधिकार छीन लिए। बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, इकट्ठा होने की आज़ादी, सब खत्म। अब नाज़ियों को अपने विरोधियों को कुचलने का लाइसेंस मिल गया था। अगला कदम और भी खतरनाक था। मार्च 1933 में पास हुआ एनेबलिंग एक्ट। इस कानून ने हिटलर और उसकी कैबिनेट को संसद से भी ऊपर बना दिया। अब वो कोई भी कानून बना सकते थे, बिना किसी से पूछे। बस इसी एक एक्ट ने हिटलर को असल में एक तानाशाह बना दिया।
सोचिए, चांसलर की कुर्सी पर बैठने के सिर्फ 6 महीने के अंदर जर्मनी में लोकतंत्र का नामो निशान मिट चुका था। देश अब एक पार्टी स्टेट बन गया था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? पहली बात, हिटलर का उभार जर्मनी के उस वक्त के कमजोर लोकतंत्र की वजह से मुमकिन हुआ। दूसरा, महामंदी वो चिंगारी थी जिसने उसके कट्टर विचारों को हवा दी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, नाजियों ने कभी भी एक आजाद चुनाव में बहुमत हासिल नहीं किया था। सत्ता उन्हें उन लोगों ने थाली में सजा कर दी जिन्हें लगता था कि वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है, जिस पर आज भी बहस होती है। क्या हिटलर ने सत्ता छीनी थी या फिर सत्ता उसे सौंप दी गई थी उन्हीं लोगों के द्वारा जिनका काम लोकतंत्र की रक्षा करना था?